हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारी ईवीएस की पहली क्लास है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पर्यावरण एक्चुअल में है क्या चीज़। तो इसकी थोड़ी डेफिनेशन आप ध्यान से सुनिएगा कि पर्यावरण एक ऐसी चीज़ों का समुच्चय है जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से घेरे हुए होता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, पर्यावरण होता है। पर्यावरण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो शब्द है वह इन्वायरनर शब्द से मिलकर बना है, जो कि एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। तो चलिए वो दो शब्द क्या क्या हैं। दो शब्द यानी कि पहला शब्द परि, फिर दूसरा क्या है, आवरण। तो परि का मतलब है चारों ओर से, चारों तरफ से, और आवरण का मतलब है घिरा हुआ, यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ। चलिए और नीचे देखते हैं पर्यावरण में क्या क्या शामिल हैं। तो हम देखते हैं पर्यावरण में 3 पॉइंट शामिल होते हैं, जैसे जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट, और अजैविक घटक एबायोटिक कंपोनेंट, और हमारा होता है वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण के कुछ और घटक हैं। तो चलिए आगे देखते हैं पर्यावरण के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ये दो टाइप्स का होता है। क्या होता है, दो टाइप्स का, यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक में हमारे क्या होते हैं, जीव आते हैं, यानी कि वनस्पति, जंतु और अपघटक। जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं, पशु, पौधे, सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये हमारे जैविक घटक के पार्ट्स में आते हैं। अब दूसरा देखते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक यह दो टाइप का होता है, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप में क्या क्या आते हैं, पहाड़ हो गए हमारे, मैदान हो गया, मरुस्थल, पर्वत, ये सारे महाद्वीप हैं हमारे। ठीक, अब ये देखते हैं महासागर। महासागर में क्या, जैसे सागर, नदी, झील, तालाब, ये सारी चीज़ें महासागर में आती हैं। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं, जैसे परितंत्र के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ये दो टाइप का होता है, यानी कि अजैविक घटक और जैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक। तो चलिए अजैविक घटक में क्या क्या होते हैं हमारे, ये 3 प्रकार का होता है। जैसे नंबर 1 भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो भौतिक कारक में क्या क्या होता है हमारे पास, तापमान हो गया, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, ये सारे हमारे भौतिक कारक हैं। ठीक, उसके बाद आता है अकार्बनिक पदार्थ, यानी कि जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारे हमारे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कार्बनिक पदार्थ की। कार्बनिक पदार्थ मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यानी कि ये तीनों पार्ट्स हमारे कार्बनिक पदार्थ के होते हैं। अब बात आती है जैविक घटक की। तो जैविक घटक में आप देखिएगा, ये होते हैं इसमें उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता यानी कि जीव जंतु, है ना, और अपघटक यानी कि सूक्ष्म जीव। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा आप देखिएगा नोट नंबर फर्स्ट। नोट नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जैसे जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाला अपघटक होता है, यानी कि जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, इसको एबायोटिक में चेंज करने वाला जो घटक होता है वह होता है अपघटक होता है या कहलाता है, कुछ भी कह सकते हैं हम। पॉइंट नंबर 2 देखिए अब, अपघटक यानी कि जैविक घटक श्रेणी का तत्व होता है। अपघटक जो होता है जैविक घटक श्रेणी का एक तत्व होता है। ठीक, अब बात आती है नोट नंबर 3 की। तो वनस्पति व जंतु को नष्ट करने वाला अपघटक ही होता है, यानी जो हमारी वनस्पति और जीव जंतु को जो नष्ट करता है वह होता है अपघटक कहलाता है। ठीक, जैसे सूर्य से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे उत्पन्न होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, फिर इन्हें जो खाते हैं वो शाकाहारी खाते हैं और मांसाहारी भी खा लेते हैं इनको, और इन दोनों को जो नष्ट करता है वह होता है हमारा अपघटक। उसके बाद सारा प्रोसेसिंग एंड होती है, फिर ये हमारी मिट्टी बन जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात आती है हमारे पास किसकी, बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल की। जैवमंडल की परिभाषा देखिए आप, पृथ्वी का वह भाग जहाँ स्थल, जल और वायुमंडल तीनों एक रूप में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं, यानी कि जैवमंडल कहते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने कुछ चित्रों के द्वारा समझाया है, बाकी आई होप अच्छा ही लगेगा आपको विद फिगर। तो देखिए फिगर नंबर फर्स्ट, यानी कि ये हमारे पास आ गया
फिगर नंबर फर्स्ट ये हमारे पास 3 सर्कल हैं, यानी कि स्थलमंडल और वायुमंडल और जलमंडल। इन तीनों से मिलकर जो बनता है ये हमारा कहलाता है जयमंडल, यानी कि बायोस्फीयर। ठीक, ये बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, जैसे समझने के लिए रफली वर्क है थोड़ा, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक, पृथ्वी हो गई, पेड़ पौधे वगैरह हो गए, तो ये इस टाइप से। फिगर नंबर 2, तो चलिए फिगर नंबर 2 में देख लें हम। ये हमारा स्थलमंडल हो गया, ये जलमंडल हो गया, ये वायुमंडल, यानी कि इन तीनों से जब मिलकर बनता है वही जयमंडल होता है। ठीक है, ये हमारा आसान हो गया समझाने के लिए ऐसी। तो एक ट्रेंगल टाइप से समझा देते हैं, जो कि ये हमारे पास है। ये जलमंडल हो गया, ये स्थलमंडल और ये वायुमंडल, इन तीनों को मिलाकर ही जयमंडल बनता है हमारा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा फिगर को आप और देख लीजिए अच्छे से। ये हो गया और एक फिगर ये हो गया, ताकि इससे चीज़ें अच्छे से ध्यान रहें। तो ये हमारे विद फिगर के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो अच्छे से। तो ये हमारा हो गया पूरा प्रोसीजर किसका, बायोस्फीयर का। तो ये पर्यावरण के और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं, जैसे हमारे पास आ गया स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है हमारे पास, जयमंडल बनता है। ठीक है, तो ये जयमंडल हो गया। और कुछ नोट्स वगैरह हैं, इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। जैसे नोट नंबर 1, यानी कि स्थलमंडल का पृथ्वी पर जो भाग है वो 29% है। ठीक है, यानी पृथ्वी पर जो स्थलमंडल का भाग है वो 29% है, यानी कि 29%। ठीक, और जलमंडल का पृथ्वी पर भाग होता है 71%, यानी कि कितना, 71%। यानी 71% हमारा जल है पृथ्वी पर और 29% है स्थलमंडल। ठीक, अब नोट नंबर 3, यानी 71% का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जल होता है वह 81% जल दक्षिणी गोलार्ध में होता है। मतलब ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ये इसमें पाया जाता है। 81% जल जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, यहाँ पर इस टाइप से। तो इस दक्षिणी गोलार्ध को ही हम जलीय गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस दक्षिणी गोलार्ध को हम जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। ठीक, अब बात आती है परिस्थितिकी की। ठीक है, परिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होती है हमारे पास, ये देख लिए, थोड़ा समझिएगा आप। पृथ्वी पर रहने वाले जीव व वातावरण के मध्य परस्पर संबंध को इकोलॉजी कहते हैं। यानी पृथ्वी पर जो रहने वाले जीव जंतु वगैरह हैं और इन्वायरमेंट, यानी कि इनके आपसी संबंध को, मतलब परस्पर जो संबंध होते हैं, इसको हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज जो की थी, इसकी खोज सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने सन 1869 में की थी, यानी 1869 ईस्वी में की थी। ठीक है, अब बात आती है परिस्थितिकी तंत्र की, यानी इकोसिस्टम। इसकी खोज सन 1935 ईस्वी में 1935 में ऑथर टांसले ने, यानी कि इसको हम एजी टांसले भी कहते हैं, इन्होंने की थी। इन्होंने बताया था कि परिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें जैविक और अजैविक घटकों में था कि जैविक और अजैविक घटकों में अंतर संबंध होते हैं, यानी कि इसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, एक लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो परिस्थितिकी तंत्र की जो खोज की थी, इसे याद करने की सिंपल सी ट्रिक है एक, यानी कि ये परिस्थितिकी तंत्र से, यानी कि टी निकाल लो, यहाँ से टी रिलेट कर दो, और उसके बाद इसके जो लेखक जो हैं वो एजी टांसले हैं, टांसले से टी निकाल लो। ठीक, टी निकाल के टी से टी रिलेट कर दीजिए, तो ये हमेशा अच्छे से याद रहेगी और कभी भूल नहीं पाओगे आप। ठीक है, यानी कि टी से टी रिलेट ओनली, यानी इससे कर दो बस, बाकी याद रहेगा अच्छे से। अब बात आती है फूड चेन की, यानी कि खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला से हम क्या समझते हैं, ये देखिए, भोजन के लिए जीवों की आपस में एक दूसरे पर निर्भरता जिस व्यवस्था को बनाती है वही हमारी फूड चेन होती है। वही हमारी क्या होती है, फूड चेन, यानी खाद्य श्रृंखला, और इसे हम खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहला हमारे पास आता है उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर, यानी कि हरे पेड़ पौधे। इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसमें मतलब मैग्नीशियम के अकॉर्डिंग प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसे उत्पादक कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है उपभोक्ता की, यानी कंज्यूमर। यह कुछ शाकाहारी होते हैं और कुछ मांसाहारी होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 आ गया हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए थोड़ा देखते हैं।
थोड़ा मैं ऊपर कर लूँ इसको। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। तो उसका पहला टाइप आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। ये अपना भोजन सीधे उत्पादक से प्राप्त करते हैं, यानी कि ये खुद नहीं बनाते अपना भोजन, ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं उत्पादक से, यानी कि इस पर उत्पादक पर डिपेंड रहते हैं। ये शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस होते हैं, ठीक। यही हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए जैसे हम समझते हैं, जैसे ये देखिए भेड़ हो गई, बकरी हो गई, हिरन हो गई, खरगोश हो गया, गाय, चूहा, बंदर, इटेक्स्ट्रा यानी कि आदि करके। ये केवल पौधे वनस्पति खाते हैं, ये कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ ये खाते हैं पौधे और पौधे वनस्पति खाते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं खाते हैं। यानी कि अब देखिए फिगर के माध्यम से समझ लीजिएगा आप चित्र के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने बना रखा है, जैसे एक सेकंड, जैसे मैंने सन बनाया है ये, ठीक। ये सन है, ये हमारे पेड़ पौधे हैं, जो इसकी रेडिएशन इसमें पड़ती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, मतलब उत्पादक, ठीक है। उत्पादक जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं। उसके बाद फिर प्रक्रिया चलती है, यानी प्राइमरी उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि वही प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे खरगोश हो गया हमारा। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता यानी कि बाघ और शेर, ठीक। उसके बाद अंतिम उपभोक्ता या अपघटक, हाँ सॉरी अंतिम उपभोक्ता, ठीक है। तो इस टाइप से अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी एक इम्पोर्टेंट बात है, जो अपघटक खाद्य श्रृंखला के तल में रखा जाता है, क्योंकि यह फूड चेन के प्रत्येक चरण में कार्य करता है। यानी कि जो अपघटक होते हैं हमारे, ये फूड चेन के तल में रखा जाता है, क्योंकि इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह फूड चेन के हर चरण में कार्य करता है, ठीक है। अब बात आती है द्वितीय उपभोक्ता की, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये वह उपभोक्ता हैं जो अपना भोजन प्राइमरी कंज्यूमर से प्राप्त करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, इससे प्राप्त करते हैं। इसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास आ गया मेढक, मछली, भेड़िया, सांप, भालू, कुत्ता आदि, ये सारे जो होते हैं हमारे द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। अब बात आती है तृतीय उपभोक्ता की, यानी कि थर्ड कंज्यूमर, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, एक दूसरे पर डिपेंड ही है। ये फूड चेन का मतलब यही है, एक दूसरे से कनेक्ट। तो इसे अंतिम उपभोक्ता भी कहा जाता है, यानी तृतीय उपभोक्ता को जो कहते हैं हम, इसे अंतिम उपभोक्ता भी कहा जाता है, ठीक है। ये मांसाहारी होते हैं, जैसे बाघ हो गया, बाज हो गई, और गिद्ध और शेर, ये सारे जो हैं तृतीय उपभोक्ता हैं, यानी कि थर्ड कंज्यूमर। नोट, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, मानव की जो बात आती है, मानव जो है सर्वाहारी होता है, ये सब कुछ खा सकता है। ये शाकाहारी भी होते हैं, ये मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है, इसलिए ये सर्वाहारी है, मतलब कहते हैं सर्वाहारी इसको। तो एक ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग समझते हैं, जैसे उत्पादक हमारे वही हो गए पेड़ पौधे, प्राइमरी उपभोक्ता ये हो गए, और उसके बाद आता है तृतीय उपभोक्ता, उसके बाद आता है तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। तो आगे चलिए आगे समझते हैं। अब बात आती है पारिस्थितिकी तंत्र की प्रजातियाँ, यानी कि स्पेसीज ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि इसकी कुछ प्रजातियाँ हैं। जैसे सबसे पहले आती है कीस्टोन प्रजाति, यानी कीस्टोन स्पेसीज, ठीक है। इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं, जैसे देखिए वे प्रजाति जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार कम होने के बावजूद भी समुदाय विशेष पर अपना प्रभाव दर्शाती है, इसे हम कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जो मतलब मात्रा में कम होते हैं फिर भी वो अपना कहर ढाए हुए होते हैं। तो इसी टाइप से थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे कीस्टोन प्रजाति एग्जाम्पल के लिए शेर हो गया, शेर हो गया, व्हेल हो गया आदि, ठीक है, ये कीस्टोन हो गए हमारे पास। अब दूसरी प्रजाति फाउंडेशन प्रजाति, ठीक है, जो अन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करे या रक्षित करे उसे फाउंडेशन प्रजाति कहते हैं, ठीक है। जैसे कोरल, ठीक, ये अन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है, संरक्षण प्रदान करती है। अब तीसरी आ गई अम्ब्रेला प्रजाति, ये थोड़ा नीचे करते हैं ऊपर, अम्ब्रेला प्रजाति यानी कि वे प्रजाति जो अन्य जीवों यानी कि प्रजातियों का संरक्षण प्रदान करने का कार्य करे, अम्ब्रेला प्रजाति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल बड़े कशेरुकी वाले जंतु, ठीक है। अब फोर्थ प्रजाति देखते हैं इसकी, डी, यानी कि संकेतक प्रजाति, इंडिकेटर स्पेसीज, ठीक है। वे प्रजाति जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए अधिक संवेदनशील होती है, इसे इंडिकेटर प्रजाति कहते हैं। जैसे मछली, ठीक है,
मछली पर्यावरण के लिए अधिक संवेदनशील होती है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब बात आती है संक्रामिका की। संक्रामिका यानी कि इकोटोन। ठीक है, दो या दो से अधिक विविध समुदायों के मध्य संक्रमण का क्षेत्र संक्रामिका, ये इकोटोन कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए वन क्षेत्र व गार क्षेत्र वाला मध्य क्षेत्र, यानी कि ये फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, ये हमारे पास ये घास का क्षेत्र हो गया, ये वन का क्षेत्र है, दोनों को मिला के जो ये वाला स्पेस है, यानी कि ये एरिया जो है, इसको ही हम इकोटोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इकोटोन। ठीक, अब ये देख लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा मैं ऊपर को कर लेता हूँ उसको। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे नंबर 1, पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? यानी कि सिंपल सी बात है, पर्यावरण जो हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं? यानी कि ओजोन परत। इस ओजोन परत को हम पर्यावरण का रक्षा कवच कहते हैं। ठीक है, ये आने वाली सूर्य से आने वाली पर्यावरणीय किरणों से बचाती है हमें। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क, यानी कि ये कहाँ पे है? ये हमारी जो पार्क होती है वो लखनऊ में स्थित है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? यानी कि हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। ठीक, राष्ट्रीय वन नीति के अकॉर्डिंग देश के कुल कितने % पर वन होने चाहिए? यानी कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पृथ्वी पर वन होने चाहिए वह 33% होने चाहिए। ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि अब पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ये हमारा केंद्र जो है वह कर्नाटक यानी बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 7, वायु की गति को जो मेजर करते हैं यानी मापते हैं तो वह एनीमोमीटर से मापते हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स और हैं। जैसे विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता भी होगा, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस। चाय के वर्गों में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? यानी कि चाय के वर्गों में सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो अम्लीय होती है। ठीक, रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? यानी काली मिट्टी जो होती है हमारी, इस मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी को। अब और देखिए, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय यानी कि जेनेवा। ठीक है, जेनेवा में है ये। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्ष, यानी ऐसा कौन सा वृक्ष है जो धूल प्रदूषण को रोकता है? तो ये वृक्ष हमारे पास नीम का वृक्ष होता है ये। ताजमहल के पीले होने का कारण, यानी कि अम्लीय वर्षा होता है इसका कारण, और इसमें किस गैस के रीजन से? यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि केमिकल फार्मूला ये है SO2। इसके अकॉर्डिंग ही ताजमहल का जो रंग है दिन प्रतिदिन पीला होता जा रहा है मतलब। ठीक है, अब ये पॉइंट नंबर 14 देखिए आप। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर किस राज्य में वन पाए जाते हैं? यानी मध्य प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा एरिया वाइज वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मतलब। ठीक, अब आइए पैन, यानी PAN। पैन क्या है? एक वायु प्रदूषक है। ये दूसरा वाला पैन नहीं है, कई परमानेंट अकाउंट नंबर समझ लो आप लोग, वो नहीं है ये। तो इसके आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा, मतलब द फुल फॉर्म ऑफ पैन, यानी कि पैन की जो फुल फॉर्म है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, यानी कि यहाँ पे इसके फुल फॉर्म है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना। EBS में जो पेन का मतलब होता है वो यही होता है। ठीक है, वो पेन दूसरा है, उस पेन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, तो ये वो वाला पेन नहीं है, ये वाला पेन है। तो चलिए अब आप बताइएगा कि मेरी पहली वीडियो कैसी लगी है, पहली क्लास, और कमेंट करके ज़रूर बताएं जिससे मैं अगले आने वाली वीडियो अच्छे से बना पाऊँ। ठीक है, तो चलिए जब तक के लिए बाय।